तो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। किन कारणों से पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ हो गया? जो स्थान पुरुष का है उससे भी कहीं ऊंचा स्त्री का है। शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर अवतार में कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता। जब तक हमारे समाज में ये पुरुषवादी सोच व्याप्त है, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, जस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। रबी 2018 और खरीफ 2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन दिशा निर्देशों को व्यापक रूप से किया संशोधित। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा विभिन्न मुद्दों पर 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम की शुरुआत। सरकार रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए समर्पित चैनलों का कर रही संचालन। एक जिला एक उत्पाद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना।
आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो ऋणी, गैर ऋणी, बटाईदार या काश्तकार किसान स्वैच्छिक आधार पर हो। संबंधित राज्य सरकार योजना के तहत फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करती है। साथ ही योजना का लाभ उन सभी किसानों को प्राप्त है जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं। तो आइए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिखाएं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो ऋणी, गैर ऋणी, बटाईदार या काश्तकार किसान स्वैच्छिक आधार पर हो। राज्य सरकार योजना के तहत फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, अतः योजना का लाभ उन सभी किसानों को प्राप्त है जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों व बीमा इकाइयों में अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं। किसानों को बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने व्यापक रूप से संशोधित किया है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल को बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं के वितरण, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण को अपलोड व प्राप्त करने और सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है। व्यक्तिगत किसान बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का हस्तांतरण, दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डेटा के वास्तविक समय हस्तांतरण के लिए स्मार्टफोन व CCE एग्री ऐप का उपयोग शुरू किया गया है। फसल बीमा ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस पर किसान योजना के तहत अपना नामांकन करा सकते हैं, अपने फसल बीमा को ट्रैक कर सकते हैं और इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा दावों के देर से निपटान और राज्य सरकारों द्वारा देर से धनराशि जारी करने के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से जुर्माना प्रावधान भी निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम की नई दिल्ली में शुरुआत हुई। इसके तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पर चर्चा की गई। जानने के लिए आइए देखें यह रिपोर्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान ने अपने संबोधन में सामुदायिक वन संसाधनों पर जनजाति समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और सभी प्रतिभागियों से इस संबंध में विभिन्न उपाय सुझाने का अनुरोध किया, ताकि जनजातीय समुदायों को अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण तथा वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की वर्तमान स्थिति और संभावना, नीति, जमीनी वास्तविकता और चुनौतियों के समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। विभिन्न प्रतिभागियों ने अलग अलग राज्यों में अधिनियम के क्रियान्वयन में दिखाई दे रही समस्याओं से अवगत कराया और अपने सुझाव भी दिए। इन सत्रों में वन अधिकार अधिनियम के संबंध में जनजातीय समुदायों में जागरूकता के अभाव, दावे प्रस्तुत न किए जाने, दावे लंबित होने आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही लघु वन उपजों के संग्रहण, भंडारण तथा विक्रय में आने वाली समस्याओं, स्थानीय अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के हित में अधिनियम के प्रावधानों को लागू न किए जाने जैसी कठिनाइयों से भी अवगत कराया गया। हमारे देश में अब विदेशी सब्जियां खूब पसंद की जा रही हैं। खास तौर से लाल गोभी, ब्रोकली और सलाद की मांग काफी ज्यादा है। ये सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ब्रोकली में विशेष रूप से विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आयरन अच्छी खासी मात्रा में होते हैं। तो आइए इससे संबंधित और जानकारी के लिए दिखाएं आपको हमारी ये रिपोर्ट। ब्रोकली में कैंसर, आघात और दिल की बीमारी के जोखिमों को कम करने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मददगार है। बर्गर में सब्जी का खासा इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए 18 से 23 डिग्री के बीच का तापमान बेहतर माना जाता है। पूसा ब्रोकली, KTS 1, पालम समृद्धि, पालम कंचन और पालम विचित्रा भारत में उगाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। आप चाहे तो संकर किस्में भी लगा सकते हैं। इसे कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। मिट्टी का pH मान 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए। रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर ले और 25 से 30 दिन पहले गोबर की खाद डाल दे।
मिट्टी की भी जांच करा ले। जांच में अगर किसी पोषक तत्व की कमी आए तो उसे पूरा कर ले। अगर आप 1 हेक्टेयर फसल बोना चाहते हैं तो आपको 400 से 500 ग्राम बीज की जरूरत होगी। सामान्य गोभी की तरह ही ब्रोकली की भी पहले नर्सरी तैयार होती है और फिर रोपाई। पौधशाला में इसकी बुआई का समय सितंबर-अक्टूबर है, यानी अभी आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। पौधशाला में बुआई के बाद गोबर की खाद और मिट्टी को आपस में मिलाकर बीज को ढक दे और हजारे से सिंचाई करे। पौध तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप ले। रुपाई के समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच का फासला 30 सेंटीमीटर रखना होगा। 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटेशियम और 60 किलो फास्फोरस की जरूरत होती है। जहां तक सिंचाई की बात है तो आमतौर पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर इसे पानी देना होता है। पहली 2 सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवार जरूर निकाल दे, बल्कि तमाम विदेशी सब्जियों के खेतों को बिल्कुल साफ रखे। इसके अलावा जिस खेत में पिछले साल ब्रोकली लगा चुके हैं उसमें इस साल ना लगाए, क्योंकि पुरानी फसल के अवशेष अलग अलग तरह के कीटों को शरण देते हैं। ब्रोकली में फल जब सामान्य आकार का हो जाए तो इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। देर करने से इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर 60 से 65 दिनों में फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्रोकली का भंडारण रेफ्रिजरेटर में 4 से 6 डिग्री तापमान पर करना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए इसे प्लास्टिक में लपेटकर फ्रिज में रखें। इससे श्वसन क्रिया पूरी तरह रुक जाएगी और सब्जी सड़ेगी नहीं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। सरकार रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए समर्पित चैनलों का संचालन कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में डीडी किसान चैनल देखने वालों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख है। तो आइए इससे संबंधित और जानकारी के लिए आपको दिखाएं ये रिपोर्ट।
मोदी सरकार शुरू से ही किसान हितों को लेकर काम कर रही है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के ठीक 1 साल बाद उन्होंने अन्नदाता को डीडी किसान का तोहफा दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को किसानों के लिए एक पूर्णकालिक टीवी चैनल डीडी किसान का शुभारंभ किया। 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाला ये सैटेलाइट चैनल किसान और कृषि क्षेत्र को समर्पित है। उन्होंने बताया कि किसान चैनल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को ताज़ा जानकारी देकर और शिक्षित करके किसानों के सतत और समावेशी विकास के लिए एक समग्र वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है। इसके प्रसारण की जिम्मेदारी प्रसार भारती पर है। डीडी किसान सबसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच बना रहा है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक प्रसार भारती ने डीडी किसान का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठा दर्शक आसानी से डीडी किसान चैनल से जुड़ सकता है। इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह से है: किसान समाचार, चौपाल चर्चा, गांव किसान, मौसम खबर सीधा प्रसारण, हेलो किसान सीधा प्रसारण, कृषि दर्शन और स्वस्थ किसान। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में डीडी किसान के दर्शकों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख थी, जबकि इस साल 9 जुलाई तक ये संख्या 11 करोड़ 45 लाख रही है। पशुओं को किसानों का धन माना जाता है। इसी क्रम में अब गांव में मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर और भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन से जुड़ी उद्यमिता से किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। आइए इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दिखाएं आपको हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय पशुधन मिशन ने भोजन और चारे के विकास के साथ ही ग्रामीण इलाकों में मुर्गी, भेड़, बकरी और सुअर पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं नस्ल सुधार पर गहराई से ध्यान देने का इरादा जताया है। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन से जुड़ी उद्यमिता से 1.5 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वहीं भेड़, बकरियों और मुर्गी पालन के विकास से 2 लाख किसानों को फायदा होगा। अधिक उत्पादन देने वाले लगभग 7.25 लाख पशुओं को जोखिम प्रबंधन के तहत कवर किया जाएगा, जिससे 3.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। चारे से जुड़े उद्यमियों को तैयार कर उन्हें बढ़ावा दिए जाने से देश में चारे और चारे के बीज की उपलब्धता कई गुना बढ़ जाएगी। इस मिशन से जुड़े पशुधन की गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण संबंधी घटक से पशुधन की गणना करने और दूध, मांस, अंडे और ऊन के उत्पादन के बारे में अनुमान लगाने में राज्यों को मदद मिलेगी। पशुधन और मुर्गियों में होने वाले रोगों के खिलाफ रोग निरोधी टीकाकरण के जरिए पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता को बेहतर बनाने, रोगों की निगरानी और पशु चिकित्सा से संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में पशुपालन में जुटे 10 करोड़ किसानों के घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए देश में चलंत पशु चिकित्सालय बनाए जाएंगे। इस योजना से भेड़ और बकरियों में TPR के कारण किसानों को होने वाले 8,900 करोड़ रुपए और सुअरों में स्वाइन बुखार की वजह से 200 करोड़ रुपए के सालाना नुकसान को रोका जा सकेगा। डेयरी गतिविधियों में जुड़े डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 4% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन के क्षेत्र में उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका के बड़े अवसर पैदा होंगे। मांस, मुर्गी पालन और डेयरी से जुड़े उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी हस्तक्षेपों के जरिए मवेशियों और अन्य पशुधन की नस्ल में तेजी से सुधार लाकर अधिक उत्पादकता सुनिश्चित होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक तरफ देश में कोरोना महामारी है तो वहीं दूसरी ओर मानसून भी दस्तक दे चुका है। देश भर में हम देख रहे हैं वर्षा बनी हुई है। ऐसे में आईसीएआर ने पशुपालन के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ खास है इस एडवाइजरी में, आइए जानते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करे। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। एक जिला एक उत्पाद, सरकार और आईसीएआर की ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से देश भर में विशेष उत्पादों को चिन्हित और पहचान दिलाया जाना है। इसके बाद उस उत्पाद को पूरे देश भर में एक नई पहचान दिलाई जाएगी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डीडी किसान से खास बातचीत की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने। क्या कुछ कहा उन्होंने इस संदर्भ में, आइए आपको दिखाते हैं। जिले के स्तर पर चिन्हित करने में स्थानीय लोगों ने चिन्हित किया। पहले से लोग काम कर रहे हैं। जैसे दशहरी है, लखनऊ में मशहूर है, तो दशहरी के लिए बाग भी वहाँ पर है, उत्पादन भी होता है, कुछ एक्सपोर्ट भी होता है। तो इस प्रोडक्ट को स्थानीय स्तर पर पहचान है, लेकिन उस पहचान को स्टेट स्तर पर मान्यता मिल जाए, केंद्र सरकार भी उसको पहचान ले कि हाँ इसकी एक्सपोर्ट की संभावना है। स्थानीय स्तर पर तो हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो एक तो चिन्हीकरण का काम है जो कि स्थानीय स्तर पर होगा और उसका प्रमाणीकरण केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होगा। इसके अलावा जब इसके आपके कहे कि बाहर मार्केटिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसकी जिम्मेदारी एपीडा की है और एपीडा अपने ऑफिसर्स के द्वारा क्लस्टर्स बना रहा है, पहचान कर रहा है।
मैं कई क्लस्टर्स को जानता हूँ जहाँ पर जैसे बनारस के आसपास सब्जियों के लिए जो क्लस्टर है उसके ऊपर एपिडा मिल करके वहाँ के किसानों को सीधे दुबई और अन्य बाज़ारों से जोड़ रहा है। तो वहाँ पर एपिडा की जरूरत, जब भी एक्सपोर्ट की बात आएगी तो एपिडा सामने आएगा। इसी के अलावा जब कोई, मान लीजिए हमने उत्पादन कोई बनाया लेकिन उसकी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज किसानों को मुहैया धनराशि करा रही है, प्रोजेक्ट दे रही है जिससे कि वो प्रोसेसिंग की यूनिट लगा सकें। हमारे संस्थानों को भी दे रही है कि मॉडल बनाइए, इन मॉडल्स को किसान और ग्रुप्स लेकर के जाएं और उसको करें। तो ये सरकार ने व्यवस्था की है कि कई विभाग मिल करके, क्योंकि एक के बस का नहीं है ये सब काम, किसी का काम पड़ा, हमारा काम टेक्नोलॉजी देने का है, प्रोसेसिंग करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है, उसको बढ़ावा देने का। इसी के अलावा मार्केटिंग का काम जो एक्सपोर्ट का है वो एपिडा का है। तो सभी मिल करके इसको करेंगे और स्थानीय सरकार प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो ये सभी के उत्तरदायित्व बंटे हुए हैं और आप देखेंगे कि इस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक प्रोडक्ट को स्केल अप करने में हमें सफलता मिलेगी। ये जो मोटे अनाज है या आपके जो मिलेट्स जिसको कहते हैं, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, ये सब, मड़ुआ भी एक बोलते थे, ये पहले उत्पादन लोग करते थे और जैसे जैसे सिंचाई के साधन बढ़े, लोगों ने गेहूं, धान, चूँकि उत्पादन ज़्यादा होता है तो इधर लोग अपने को शिफ्ट कर गए और इसका उत्पादन पूरे देश में बढ़ गया। जहाँ जहाँ सिंचाई के साधन बढ़े वहाँ आप देखेंगे कि मिलेट्स करीब करीब हटता गया, गेहूं, धान और ऐसे फसलें, सब्जी वगैरह सब आती गई। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि आप जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं जहाँ बारिश कम होती है, पहाड़ों के क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी मिलेट्स का उत्पादन होता है, बुंदेलखंड के जैसे क्षेत्र हैं, इधर भी राजस्थान में है इसका। लेकिन इसमें ये देखा गया है जो कि पौष्टिक तत्व हैं गेहूं, धान की तुलना में इनमें ज़्यादा है। जैसे मैंने आयरन की बात की और बाकी सब चीज़ें की। और जो दूसरा न्यूट्रिशनल इनका वैल्यू ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह का है जो कि आपके जो डायबिटिक वगैरह बीमारियां होती हैं उसको बढ़ने नहीं देता, लोगों को होने नहीं देता। दूसरा, रेशा ज़्यादा इसमें पाया जाता है, इसलिए पाचन भी लोगों का सही रहता है। तो आम व्यक्ति के थाली से मिलेट्स चला गया और चूँकि हम जागरूक नहीं थे और कम बारिश में भी हो जाता था, आप ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हैं ये। यदि बारिश कम भी होगी तो आप मोटे अनाज की तरफ जा सकते हैं, जितने भी इस तरह के मिलेट्स हैं। अब लोगों को रुझान भी हुआ है, बाज़ार भी इसका बढ़ा है, सरकार की तरफ से तमाम स्कीम्स आई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मिलेट्स पे हमारा मिलेट का संस्थान काम कर रहा है अभी, जो हैदराबाद का है, वो खुद करीब 25-30 FPO बना करके मिलेट को प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक होते हुए भी संस्थान रिसर्च का काम करता है, लेकिन कैसे किसानों के बीच में बढ़े इसके लिए उन्होंने 25 से अधिक FPO सरकार के द्वारा उनको स्वीकृति मिली है, वो बना रहे हैं। और हर FPO में 300 से 500, 1000 आदमी काम किसान रहेंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले युग में, आने वाले समय में, जबकि बारिश अव्यवस्थित है, अनिश्चित है और बारिश कम हो रही है, इरेटिक हो रही है, ऐसे में और जबकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मिलेट्स क्रॉप को आदमी या वैज्ञानिक ये समझते हैं कि फ्यूचर की क्रॉप है, आगे भविष्य की क्रॉप है। ये सहनशील है, जो भी बदलाव हो रहे हैं उसमें। मक्का सहनशील है, लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका उत्पादन ज़्यादा होता है, वो सहनशील नहीं होंगी और आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल इन फसलों में आएगा और वो लोगों के लाभ के लिए भी है। ज़मीन का जो रिसोर्स है, खास करके पानी, उसको भी कम चाहिए उनको, तो पानी भी ज़मीन का सुरक्षित रहेगा और पोषण भी लोगों को मिलेगा। बाज़ार में हाँ अभी लोग मूल्य पहले नहीं दे रहे थे, शहरों में लोगों ने मूल्य देना शुरू किया इन फसलों के लिए। रागी आप जाइए, रागी का आटा आपको 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो मिलता है सुपरमार्केट्स में। लेकिन स्थानीय स्तर पर किसानों के लिए ऐसा यदि व्यवस्था होने लगती है और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी निश्चित रूप से होगा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि हमारा ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत आप किसी भी समय देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर ही। करना क्या है आपको,
टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और हमारे YouTube चैनल के जरिए आप किसी भी समय हमारा ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।